बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हमने फास्फोरस का डिस्कस किया था। ऑक्साइड्स थे, हेलाइड्स थे और उसके कुछ बेसिक्स में ना इंट्रोडक्शन था। उसके वाले से हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह वाले वो रह गए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट था अकरेंस एंड एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। उसमें हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे ना, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एलोट्रोपी, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। और नीचे लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 45 से 48 तक जो है ना, यानी 45 में एलोट्रोपी क्या है, 6 में वाइट है फास्फोरस के बारे में, 7 में रेड और 8 में ब्लैक फास्फोरस के बारे में। तो तीनों को मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो। वैसे आपको पता है इस पेयरिंग स्कीम में नॉर्मली ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बनता। उसके बाद है जी हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस थे। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का था कि हाउ PCl3 इज प्रिपेयर्ड। ये एक्सरसाइज का आपने ज़रूर करना है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ PCl3। ये एक्सरसाइज का ज़रूर है, पास पेपर्स में वैसे आज तक नहीं आया, तो इस सवाल को अगर आप करना चाहे तो। वरना ये जो ऊपर वाला 49 वाला था ना, रिएक्शन वाला, ये भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ उसके, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज का चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है तो आप ज़रूर कर लें इसको। 51 वाला चाहे छोड़ दें कि इस तरह रिएक्शंस सारे के सारे लिख दें, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। और लॉन्ग क्वेश्चन वैसे नहीं बनता इस चैप्टर में से, तो 51 को चाहे छोड़ दें आप। उसके बाद आपके पास है ये 54, राइट डायरेक्शन ऑफ PCl5। जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता नहीं और शॉर्ट में इतने सारे रिएक्शंस आ नहीं सकते, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद था ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। इसके अंदर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ P2O5 इज प्रिपेयर्ड, यानी उसकी प्रेपरेशन का एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये आप ज़रूर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इस तरह राइट द P2O5 के रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, ये अभी आपने ज़रूर करना है। और लास्ट में रिएक्शंस एज पावरफुल डिहाइड्रेटेड एज, ये इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से भी और एक्सरसाइज का सवाल भी है, ये भी आपने ज़रूर करना है। 4 वैसे दिए हुए, मैंने आपको कहा था कि 3 और 4 वाले ना, आखिरी 2 जो है वो आप तैयार कर लें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके ये आएंगे और इधर भी याद हो जाएंगे, उधर भी यही चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद है जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये हमारा अब इसमें हम, मैंने आपको जो क्वेश्चन याद करने वाले बताए हैं ना इन टॉपिक्स में, वो सिर्फ आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 3 वाला, और एक शॉर्ट क्वेश्चन 49 वाला। फिर उसके बाद आपका ये ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस में शॉर्ट क्वेश्चन 60 वाला, 62 वाला, 63 वाला, इसके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स की लास्ट में हमने डेफिनेशन की थी कल कि ऑक्सी एसिड्स किसको कहते हैं, कि वो एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, ऑक्सीजन भी मौजूद हो, उसको ऑक्सी एसिड का नाम देते हैं। अब जैसे ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड दो हैं, एक फास्फोरस एसिड है और एक फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरस एसिड कहते हैं H3PO3 को, ऑक्सीजन इसमें 3 है, और ऑक्सीजन अगर 4 हो तो फिर वो फास्फोरिक एसिड है, जैसे H3PO4 होता है। ठीक हो, तो H3PO3 फास्फोरस एसिड है और H3PO4 जो है वो फास्फोरिक एसिड है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है प्रेपरेशन का, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, राइट द रिएक्शंस प्रेपरेशन ऑफ द फास्फोरस एसिड। उसमें ये पहला P2O5 का है, वाटर के साथ रिएक्शन, तो फास्फोरस एसिड बनता है। और अगर PCl3 का भी हमने पीछे पढ़ा था रिएक्शन, तो PCl3 में तो उसको वाटर से रिएक्शन कराएं तो भी फास्फोरस एसिड और HCl बनता है। लेकिन उसमें ना एक पॉइंट आपने जो याद रखना है वो था, यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। PCl3 में
ये तीसरे वाला पॉइंट थी, हाँ जी ये वाटर वाला, ठीक है। वो हॉट और कोल्ड वाटर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसमें है मेरे ख्याल से आपके ना पीसीएल, इसमें ऑक्साइड्स में कोल्ड और हॉट वाला P2O3 4 का भी और O5 वालों का भी। अच्छा उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस एसिड, ये आपके एमसीक्यूज हैं, इसमें बन सकते हैं कि फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड को अगर आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराएं तो फास्फोरिक एसिड है, या PCl3 को पानी से करवाएं, सॉरी प्रेपरेशन तो होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी बात। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट्स एट 73.6 डिग्री सी, के वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सी है। ये एमसीक्यू वैसे ना, ये कलर सॉलिड है, लिक्विड है, या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या सब्लिमेशन के आज तक आए नहीं है। ये जितने पीछे हमने बात की है ना ऑक्साइड्स के, हेलाइड्स के, या उसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में थे, या इस तरह ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में आ गए, तो ये वाले शॉर्ट एमसीक्यूज में आज तक वैसे आए नहीं है कि फिजिकल स्टेट बता दें, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या सब्लिमेशन पॉइंट बता दें, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है उस हवाले से। उसके बाद है रिएक्शंस है। रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है कि फास्फोरस एसिड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है प्लस फास्फीन गैस ऑन हीटिंग। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर फास्फोरस एसिड, ठीक होगी। दूसरा पॉइंट है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये फास्फोरस एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक इन्होंने कॉपर सल्फेट के साथ दिया है वाटर की मौजूदगी में, तो फास्फोरस से फास्फोरिक बन जाता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन इस तरह है ना कि ये फास्फोरस जो है ना H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट अगर आप देखें ना, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, 3 ऑक्सीजन पे -6 हो गया, और 3 हाइड्रोजन पे +3 है, तो फिर फास्फोरस का जो बननी चाहिए वो +3 बनना चाहिए ना, ताकि प्लस, लेकिन H3PO4 में ऑक्सीजन के ऊपर -8 है, तो हाइड्रोजन तो +3 है, फिर फास्फोरस +5 हो गया, यानी उधर +3 है इधर +5 है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। प्लस H2SO4 बनता है जी, प्लस कॉपर जो उसकी रिडक्शन हो जाती है। इसी तरह इसको सिल्वर नाइट्रेट से करवाएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो फास्फोरिक एसिड बनता है, अमोनियम नाइट्रेट है, वाटर और सिल्वर की रिडक्शन हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट हो गया रिएक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसके ये दो एग्जांपल हो सकते हैं। तीसरा है जी इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वही H3PO4 जिसे हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं या आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इसकी की जाए तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और चौथा पॉइंट है फास्फोरस एसिड जो है अगर नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो फास्फीन गैस और वाटर बनता है। नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब हम जिंक और HCl जो है ना, इन दोनों को रिएक्शन करवाएं जिंक को HCl के साथ, तो जिंक क्लोराइड बन जाता है, और जो हाइड्रोजन होती है वो नेसेंट हाइड्रोजन की शक्ल में प्रोड्यूस होती है, और वो फिर हाईली रिएक्टिव होती है, वो फास्फोरस एसिड का रिएक्शन करके उसकी रिडक्शन करके उसके फास्फीन में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है ना कि H3PO3 में फास्फोरस है +3, लेकिन PH3 में फास्फोरस है -3, तो ये उसकी रिडक्शन हुई है, प्लस वाटर बन गया। तो हम कहते हैं कि ये अब अगर आप रिडक्शन का मतलब ये है कि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, और जो ये हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये जिंक और HC रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो कि फास्फोरस एसिड के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन या नेसेंट हाइड्रोजन के तौर पे, तो फिर ये वाला चौथा आपका जो पॉइंट है ये आंसर हो सकता है जी। दूसरा है जी आर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड जिसे बोलते हैं H3PO4। पहला पॉइंट इसकी प्रेपरेशन है, 4 मेथड इसने दिए हैं। एक तो P2O5 का हमने पढ़ा था, हॉट वाटर से रिएक्शन करें तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है। एक फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन पढ़ा था कंसंट्रेटेड, उसमें फास्फोरिक एसिड बनता है +NO2 + वाटर।
तीसरा PCl5 जो है उसको वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाएं तो फास्फोरिक एसिड और HCl बन जाता है। चौथा था कि अगर हम कैल्शियम लार्ज स्केल पे जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो ये कि कैल्शियम फास्फेट लेते हैं, उसको सिलिका सैंड जो उसके साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है और P2O5 बनता है। और ये जो P2O5 है इसको फिर वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं और H3PO4 ये जो पहले वाला रिएक्शन था वही हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो H3PO4 बन जाता है। इस कैल्शियम फास्फेट को हम फास्फोराइट भी बोलते हैं ना, ये बोन ऐश भी बोलते होते हैं। उसके बाद आपका है जी प्रॉपर्टीज इसकी आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, इसमें ये कलरलेस होता है, डीलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, डीलिक्विसेंट मतलब पानी को जज़ब कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं। तो ये डीलिक्विसेंट है, डीलिक्विसेंट उन्हें कहते हैं ना कि जो पानी जज़ब करते हैं लेकिन पानी में चूंकि वो खुद कुछ हल भी होते हैं तो वो सॉलिड जो होते हैं वो फिर चिपचिपे से हो जाते हैं तो उनको डीलिक्विसेंट सॉलिड कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 41 डिग्री CH और पानी में ये हल एसिड है तो पानी में हल हो जाता है और अच्छा खासा हल होता है। तो बहरहाल ये MCQ में आए बन सकते हैं, आए वैसे आज तक नहीं है। रिएक्शन में पहला रिएक्शन आपका बनता है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इम्पोर्टेंट है और पास पेपर के वाले से भी, कि इट इज़ वीक ट्राई बेसिक एसिड। ये जो फास्फोरिक एसिड है वो ट्राई बेसिक एसिड है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्राई बेसिक एसिड क्या होते हैं, या ट्राई बेसिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन जस्टिफाई करेंगे फास्फोरिक एसिड एक ट्राई बेसिक एसिड है, जस्टिफाई कर दे तो फिर इन दोनों केसेस में हम ये तीनों रिएक्शन हम लिखते हैं। ट्राई बेसिक हमने पीछे बात की थी बोरिक एसिड में भी कि मोनो बेसिक एसिड वो होते हैं जो एक H+ आयन दे सकते हैं, जो 2 दें वो डाई बेसिक, जो 3 दे वो ट्राई बेसिक। अब इसमें फास्फोरिक एसिड में आपको 3 हाइड्रोजन नज़र आ रही है तो ये तीनों के तीनों आयनाइज होती हैं, इस वजह से इसको हम ट्राई बेसिक एसिड का नाम देते हैं। कि पहले एक मालिक्यूल से रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन गई, पीछे 2 रह गई, फिर दूसरी मालिक्यूल से किया तो वो एक रहेगी, तीसरे मालिक्यूल से किया तो तीनों हाइड्रोजन अब 3 सोडियम से चेंज होगी, +7 वाटर बनता गया। तो ये 3 रिएक्शन हमने लिख देने हैं। इसके आंसर में अगर कहा जाए कि वाई फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड। उसके बाद सेकंड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हीट ऑन द फास्फोरिक एसिड। तो आर्थोफास्फोरिक एसिड को अगर आप हीट करें 240 डिग्री C पे तो वाटर लूज करता है और ये बना देता है पायरोफास्फोरिक एसिड। और पायरोफास्फोरिक एसिड को फिर हीट करें तो 316 डिग्री C के ऊपर तो ये फिर बना देता है मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3, उसमें से और वाटर के मालिक्यूल निकल जाते हैं और PO3 मेटाफास्फोरिक एसिड बन जाता है। अब इसके हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन वगैरह के हैं एक्सरसाइज का। ये बस ये 68 वाला के राइट रिएक्शंस शोइंग H3PO3 एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये इम्पोर्टेंट उसके हवाले से कि पेपर में आ सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन अगर आप कर सकें तो ठीक है, ना कर सकें तो स्किप कर दें। 71 वाला कि ट्राई बेसिक एसिड है, इसको एक्सप्लेन करें तो तीनों रिएक्शन उसमें आ जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, वैसे मैंने बनाया हुआ कि H3PO3 जो है इज अ डाई बेसिक एसिड, एक्सप्लेन इट। H3PO4 ट्राई बेसिक है कि तीनों हाइड्रोजन उसकी लूज होती, लेकिन H3PO3 जो है ये डाई बेसिक एसिड है कि इसकी सिर्फ 2 हाइड्रोजन लूज होती हैं। इसकी जो तीसरी हाइड्रोजन है ना वो फास्फोरस से जुड़ी होती है तो वो आयोनाइज नहीं होती। इसमें H3PO4 जो था ना 71 क्वेश्चन में, इसमें तीनों हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, 3 OH में, फास्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और जो चौथी ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना के फास्फोरस से अटैच है, ठीक हो गया। और जो H3PO3 है इसमें एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना के अटैच है ना, पीछे 2 रह गई तो 2 के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है OH की शक्ल में। और फिर जो तीसरी हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ ही जुड़ी होती है उसके 5 बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से जो फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ी है वो आयोनाइज नहीं होती, बाकी जो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डाई बेसिक एसिड है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है जी ये आपका 5वें ग्रुप वाले एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पे उसकी डिस्कशन, फिर छठा ग्रुप जो है उसका स्टार्ट होता है।
इसमें बस थोड़ा सा एक ही कंपाउंड दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, उसकी डिस्कस करेंगे, बाकी गैस खत्म हो जाते हैं सिंपल। फर्स्ट तो ये है जी, छठे ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडिएशन वगैरह एमिट करता है, तो वो स्टेबल भी नहीं है हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि दीज, दूसरी लाइन में लिखा ना, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड चैल्कोजेंस फ्रॉम द ग्रीक फॉर कॉपर गिवर्स बिकॉज दे आर ऑफन फाउंड इन कॉपर ओर्स। यहाँ तक आंसर है, और शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि चैल्कोजेंस क्या होते हैं, तो उसका हम आंसर ये देते हैं कि छठे ग्रुप के एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादातर इन्हीं, यानी कॉपर नेचर में जो कॉपर पाया जाता है वो या तो कॉपर ऑक्साइड की शक्ल में या कॉपर सल्फाइड या सिलिनाइड, इन्हीं एलिमेंट्स की कॉपर के साथ कंपाउंड जो है उन शक्ल में कॉपर नेचर में पाया जाता है, तो इस वजह से इनको कॉपर गिवर, कॉपर देने वाले ना, चैल्कोजेंस का मतलब ये, तो वो इसलिए इनको चैल्कोजेंस का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा बनता है या एमसीक्यू आपको। उसके बाद जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट आपका तो एमसीक्यू ये बनता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिक्स ग्रुप आर नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम विच इज़ रेडियो एक्टिव मेटल। सारे नॉन मेटल है सिवाय पोलोनियम के, जो कि मेटल है लेकिन रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडिएशन वगैरह अमिट करती रहती है। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू अगले पेज के पहली लाइन में, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर क्लोरीन। ये एमसीक्यू है, क्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास कौन सा है, ऑक्सीजन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एमसीक्यू, ऑल दीज एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। ये एमसीक्यू आ गया, इन सारे एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलोट्रॉपी आपको पता है कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हो जाती हैं, और कुछ केमिकल में भी फ़र्क पड़ जाता है। और फिजिकल चेंज क्यों है कि उनके अंदर मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट जो है ना वो आगे पीछे होती है, कुछ चेंज होती है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी बदल जाती है। तो अब एक तो ये एमसीक्यू हो गया कि ये सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2 और O3। O3 आप कहते हैं ना ओजोन को, तो ऑक्सीजन और ओजोन दोनों, ओजोन को भी ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म जो वो गिना जाएगा। सल्फर हैज़ 3 अल्फा बीटा एंड गैमा। सल्फर की तीन जो है वो एलोट्रोप्स हैं, अल्फा बीटा और गैमा सल्फर है, जिसे आप मोनोक्लिनिक होती है, फिर रोम्बिक सल्फर होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर होती है। और उसके बाद सेलेनियम हैज़ 2 रेड एंड ग्रे। सेलेनियम की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक को रेड बोलते हैं, एक को ग्रे सेलेनियम बोलते हैं। टेलुरियम की भी दो है, एक मेटालिक टेलुरियम है, एक नॉन मेटालिक टेलुरियम है। ये एमसीक्यू के हवाले से ज़रूर आपने याद रखना है। दे आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटिनेशन हमने बात की थी पिछले चैप्टर में भी, कार्बन के हवाले से, कि आपस में मिलके ना लॉन्ग चेन बना लेते हैं, तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो नीचे, दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाए तो कम होती जाती है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का मैक्सिमम, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो वो जैसे पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपने कंपाउंड नाम सुना होगा H2O2। अब उसमें एक हाइड्रोजन है, फिर आगे दो ऑक्सीजन है, फिर आगे हाइड्रोजन है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है ना HOO और H, ठीक है, इस तरह बन जाता है। तो वो H2O2 जिसे आप नाम देते हैं ना, या इसको मैं थोड़ा सा इससे ड्रा भी कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें वो फास्फोरस वाला भी मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको उसको भी समझ आ जाएगी थोड़ी स्ट्रक्चर की ना, कि ये फास्फोरस था, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ।
ये आपके पास है H3PO4 फास्फोरिक एसिड है ना, जिसमें तीनों हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं और आसानी से लूज हो जाते हैं। लेकिन जो फास्फोरस एसिड होता है ना, उसमें ये आपका फास्फोरिक एसिड है और ये आपका फास्फोरस एसिड है। और इसके अंदर आपकी ये जो है ना, एक हाइड्रोजन जो डायरेक्ट वो फास्फोरस से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये आयोनाइज नहीं होती। बाकी जो ऑक्सीजन के साथ दो जुड़ी हुई है ये आयोनाइज होती है। इस वजह से हमने कहा था ये डाई बेसिक है और ये वाला ट्राई बेसिक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आपका कैटिनेशन में ना, जैसे एग्जांपल में दे रहा था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ना, कि ये हाइड्रोजन था, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी इसमें दो ऑक्सीजन एक ही आपस में जुड़ के एक चेन बना रही है, छोटी सी चेन ना, दो का। ओजोन के जो होता है उसमें O3 आता है, 3 ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, तो उसको हम फिर नाम देते हैं। उसमें जो चेन बनी हुई है वो 3 ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है, वो मैक्सिमम बस 3 तक जाता है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की नहीं है। जो सल्फर होता है वो भी इसी तरह, 2 सल्फर डाइसल्फाइड्स तो हैं हमारे पास ना नेचर में ना, मतलब इधर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर सल्फर है, फिर आगे फिर सल्फर है, और फिर आगे फिर ग्रुप आर से मुराद कोई ग्रुप ना, अल्काइल ग्रुप या कुछ भी, तो ये डाइसल्फाइड, इस तरह ये कंपाउंड 2 वाले हमारे पास मौजूद हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। दूसरे नंबर पे बात यह आती है कि सल्फर का ना अपना जो मालिक्यूल होता है वो होता है S8, 8 सल्फरों का मालिक्यूल, 8 एटमों का मालिक्यूल होता है, जिसमें 8 सल्फर के एटम आपस में जुड़ के ना मालिक्यूल बना रहे होते हैं S8, और क्राउन की शक्ल में वो जुड़े होते हैं, यानी इस तरह ना। एक दो तीन चार पाँच छ, 7 और 8। अब इस तरह ना ये क्राउन की शक्ल, तो ये इस वक्त आपको ये सारी सल्फर है, ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ये 8 सल्फर है ना, इस तरह S8 मालिक्यूल बना हुआ होता है, यानी इस तरह आपके पास ये आपस में मिल के ना चेन बना लेते हैं। बस ऑक्सीजन और सल्फर तक ही हमारे पास है, बाकी ये जो है ना नीचे वाले जो ऑक्सीजन सल्फर के बाद सेलेनियम है या टेलुरियम वगैरह, इनमें ये प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती। उसके बाद एक तो ये MCQ हो गया जी, कैटिनेशन वाला हो गया। फिर आर द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, दे फॉर्म पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ना, मतलब जैसे O2 तो हो गया ना डाइटोमिक है, इस तरह O3 भी है, ओजोन भी है। सल्फर का आपको मैंने बताया S8, 8 सल्फरों का एटम आपस में जुड़े होते हैं, S4 6 भी होता है, S4 भी होता है, S2 भी होता है, तो यानी इस तरह यानी एक से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ के पॉलीमरेरिक ना बड़ा बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट के दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे -2 ऑक्साइड का आपको पता है ना, ऑक्सीजन -2 चार्ज बनाता है, तो ये सारे -2 चार्ज के साथ आते हैं। ये इसमें यानी चार्ज की अगर बात हो तो फिर ये आ जाता है पॉइंट। उसके बाद एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ +2 +4 एंड +6, यानी ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन का तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करती है जिसको हम ऑक्साइड कहते हैं, -1 करती है जिसको हम पारोक्साइड कहते हैं, जैसे अभी आपने H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ा वो पारोक्साइड था। इसी तरह वो -1/2 भी शो करते हैं जिसको हमने सुपर ऑक्साइड, पैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पढ़ा था दूसरे चैप्टर में। तो यानी ये इस तरह ऑक्सीजन के तो ये है, और जो सल्फर है उसके ये +2 भी है, -2 तो है ना सबका, +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है, जैसे ये SCl2 है, Cl4 है, Cl6 तीन बने हुए।
लेकिन +2 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्यों शो होती है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, +4 क्यों है कि ये प्रमोशन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेते हैं, और +6 भी और शिफ्टिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो वैकेंट d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से वैलेंसी उसकी +2 या +4 या +6 में चली जाती है। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सल्फर की वैलेंसी +2 +4 +6 होती है, तो वो एक्सप्लेन करें कैसे क्यों है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये उसके बाद है जी आपका इसमें अक्रस आ जाती है हमारे पास ना। अक्रस में आपके पास इसके एमसीक्यूज हैं। एक मिनट में टॉपिक देख लो जी, ताकि हमारा टॉपिक बस अक्रस तक ही है। चलो ठीक, बाकी सल्फ्यूरिक एसिड वाला वो फिर बाद में ठीक होगा। अच्छा, पहला तो ये एमसीक्यू आपका है कि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट का 50% बना दी। ये हमने आपको याद होगा एमसीक्यू में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है, फिर नंबर 2 पे सिलिकॉन है जो 25% था, और नंबर 3 पे एल्यूमिनियम है जो तकरीबन 13% के करीब आता है। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड एक एमसीक्यू तो ये हो गया। दूसरा एमसीक्यू, अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर बाय वेट कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर, नियरली 89% ऑफ कंबाइंड ऑक्सीजन। जो हवा है उसके अंदर जो फ्री ऑक्सीजन पाई जाती है, और प्लस ये जो ऊपर 50% है ये अर्थ क्रस्ट का, जमीन के अंदर जो कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन है, ये उसकी बात हो रही। और ये जो ऑक्सीजन अभी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो एयर के अंदर ना फ्री फॉर्म में पाई जाती है O2 की शक्ल में, और वाटर वेपर्स भी आपको पता है हवा में मौजूद होते हैं। तो इन दोनों का 89% यानी कंबाइंड ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होती है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो चाक वगैरह के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर 48% ऑक्सीजन होती है। जो सिलिका है उसके अंदर 53% ऑक्सीजन होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने याद रखना। अच्छा, ये परसेंटेजेस ऐसे हैं, अगर आप ना भी याद रखें ना तो वो कैलकुलेटर से भी हो सकती है, लेकिन मसला ये कि आपका जो सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री, इसमें कैलकुलेटर का कोई काम ही नहीं है, मतलब या न्यूमेरिकल वगैरह कोई नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेटर ले जाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। लेकिन अगर आप ले जाना चाहें तो ज़रूर ले जाएं। तो उसमें वहाँ पे आप जैसे आप देखें ना, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2 सिलिका है, तो उसमें सिलिकॉन अब 28 है और ऑक्सीजन की दो ऑक्सीजन की 32 है, तो 32 और 28 को अगर आप इकट्ठा करें तो कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल सिलिका की मास 60 है, तो 60 में 32/60 करके आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें ना, जैसे परसेंटेज निकालते थे हम एलिमेंट्स की, फर्स्ट ईयर में किए थे कंपाउंड में से, तो उस फार्मूले से आप इस तरह सिलिका के अंदर ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, उसमें से आप ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन 48 बनता है, इसकी पूरी मास 100 है, कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी मास 100 है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 48 है, तो वो 48% बनी हुई है। ठीक है। 89% ये आपकी वाटर के अंदर ऐसी है ना, वाटर जो है वो उसकी टोटल मास 18 है, उसमें ऑक्सीजन 16 है, 16 तकसीम 18 ज़रब 100 करें तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाती है। ठीक हो। तो इस तरह ये परसेंटेजेस आप निकाल सकते हैं। वैसे याद करनी है तो याद भी कर सकते हैं एमसीक्यू के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट इसने दिया, ये ऑक्सीजन की बात होगी। फिर नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है वो फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है, कंपाउंड्स की शक्ल में भी पाया जाता है, ये एमसीक्यू हो गया। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट ओर्स है ना, कंपाउंड जो है वो जलीना, लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड, सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, स्टिबनाइट, एंटीमनी सल्फाइड है, कॉपर पायराइट है, आयरन पायराइट है, और सम इम्पोर्टेंट सल्फेट्स हैं जैसे जिप्सम है, हैवी स्पार है, एक्सेट्रा, इनकी शक्ल में ये पाया जाता है। अब पास पेपर में ये कभी एमसीक्यू में वैसे आए नहीं है कि आपसे इन कंपाउंड्स के नाम लेके फार्मूले पूछे जाए या फार्मूला दे के नाम पूछा जाए। कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आया कि अक्रस ऑफ सल्फर को डिस्कस कर दो। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसने सल्फर की आल्सो अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एनिमल्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे ऑनियंस में, गार्लिक में। जैसे नहीं प्याज काटते हैं तो आंखों में वो पानी सा आता होता है, तो उसमें वो सल्फर होती है ना, तो सल्फर उड़ती है आंखों में जाती है, तो वहाँ पानी से मिल के वो
एसिड प्रोड्यूस करती है ना, तो तेजाब की वजह से फिर वो चुभन भी होती है और फिर आंखों से पानी निकलता है उस चुभन को जो है ना कम करने के लिए। इस तरह गार्लिक जो है, अदरक, उसके मस्टर्ड है, हेयर है, मैनी ऑयल्स हैं, एग्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स के अंदर भी सल्फर मौजूद होती है। कर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर भी मौजूद होती है। यानी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये पाया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो सल्फर की अक्रस बता दें तो उसमें आप ये वाले पॉइंट्स इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट्स सारे नहीं लिखने की जरूरत, एग्जांपल ही दें, जैसे ये ओर्स की शक्ल में तो एक दो एग्जांपल दे दें बस। इस तरह सल्फर जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेचर में है, एक पॉइंट उसमें आ सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी आज का, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से बने तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और कंपैरिजन ये 8 पॉइंट तकरीबन सिमिलरिटी के हैं और इतनी तकरीबन 8-9 पॉइंट डिफरेंसेस के हैं, तो अलग अलग ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। या दूसरा ये पॉइंट हो सकता है, ये कह सकते हैं 4 सिमिलरिटीज बता दें, 4 डिफरेंसेस बता दें 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में। या शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन होता है तो वो 2 सिमिलरिटीज 2 डिफरेंसेस पूछ लेता है, या 4 सिमिलरिटीज या सिर्फ 4 डिफरेंसेस पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सिमिलरिटीज में जी ऑक्सीजन सल्फर बोथ है सेम आउटर, वो एक ही ग्रुप में है, छठे ग्रुप में दोनों, इस वजह से इनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिर इसके अलावा दोनों जो है वो डाईवेलेंट है, दो दो वैलेंसी है। दोनों जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म दोनों की मौजूद थी, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन की 2 थी और सल्फर की 3 थी। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन O2 में है और सल्फर S2 S4 S6 में पाया जाता है। इस तरह दोनों के दोनों जो है वो O-2 और S-2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दोनों के दोनों जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ दोनों मिलते हैं, कार्बन के साथ दोनों मिल जाते हैं, सेम पैटर्न पे कंपाउंड बनाते हैं। दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों फ्री फॉर्म में भी पाई जाती हैं और कंपाउंड्स की शक्ल में अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। डिफरेंसेस में ये है कि ऑक्सीजन की सिर्फ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, सल्फर की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक या प्लास्टिक जिसे अल्फा बीटा और गैमा कहते हैं। दूसरा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस होती है, सल्फर सॉलिड होती है। फिर ऑक्सीजन पानी में हल्की सी हल होती है, सल्फर पानी में बिल्कुल हल नहीं होता। ऑक्सीजन जो है वो जल हेल्प्स इन कंबस्शन, जलाती है चीज़ों को, उस जलने में मदद देती है, लेकिन सल्फर जो है वो खुद जलती है। और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है, ये आपको याद होगा हो फर्स्ट ईयर में हमने MOT डायग्राम ड्रा की थी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की MOT डायग्राम जो थी ना उसमें यही था कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना O2 के मॉलिक्यूल में, तो जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बना हुआ था। और सल्फर भी सेम उसी ग्रुप में है, इसके भी अनपेड ही आते हैं, लेकिन सल्फर चूंकि S2 के मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं, S8 8 सल्फर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, तो 8 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने की वजह से वो जो पेड अनपेड 2 एटमों का अनपेड होता है ना वो भी पेड हो जाते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता, तो वो डायमैग्नेटिक बन जाती है। इसी तरह ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती ऑक्सीजन, लेकिन सल्फर रिएक्शन शो करती है स्टीम वगैरह के साथ और ऑक्साइड्स वगैरह बनाती है। इसी तरह एसिड्स के साथ ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन नहीं है, सल्फर का रिएक्शन है। और बेसिस के साथ ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन नहीं है, सल्फर रिएक्शन करती है और सल्फाइड्स और थायोसल्फेट्स बनाती है। इसी तरह इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है ऑक्सीजन की, या इसके अलावा -1 है, -1/2 है। लेकिन जो सल्फर है उसकी +-2 भी है, +4 +2 +6 ये भी आ जाती है, तो ये इसके डिफरेंसेस में आ जाता है। तो आपके नोट्स में इस टॉपिक में MCQs ये 2 हैं जी आपकी एक्सरसाइज में। एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय डैश ऑफ ग्रुप 6 से, छठे ग्रुप के कौन से मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना डाउन द ग्रुप जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, फिर सिलीनियम, फिर टेलुरियम आता है। ठीक है, ये सबसे नीचे आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसके अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो आपने ये MOT डायग्राम ड्रा की थी ना, उसमें O2 जो था, इसके N2 में कोई अनपेड नहीं था, O2 में अनपेड थे, लेकिन O2 प्लस में जाए या माइनस में जाए तो अनपेड खत्म हो जाते थे, तो इसलिए फिर O2 जो है इसमें अनपेड सबसे ज्यादा आते हैं। ये 2 MCQ एक्सरसाइज के। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप 6A एलिमेंट्स के जनरल बता दो। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर ये सारे 8 पॉइंट लिखे जाएंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो फिर 3-4 पॉइंट्स हम इसमें से मेंशन कर देंगे। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना है आपने।
और एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज में परसेंटेजेस आपने याद रखनी। इस तरह सल्फर की शॉर्ट अकरेंस थी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं ना आज तक आई है। सिमिलैरिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, अलग से अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो तीन चार चार सिमिलैरिटीज़ कम अज़ कम पूछते हैं, और अगर वो उसका वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो फिर सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसी तरह सल्फर दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उसमें भी यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका बने, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बने तो उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है ना अलग अलग ऑक्सीजन के और सल्फर के दोनों के ना डिफरेंसेस में दो पॉइंट्स पूछ रहे हैं डिफरेंसेस के, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर आपको ये सारे चार चार या आठ आठ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है वाई एलिमेंट 6 और देन ऑक्सीजन शो मोर देन 2 ऑक्सीजन स्टेट, इनकी दो से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट क्यों होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है। और एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट 6 से एक्सेप्ट ऑक्सीजन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस आर पी ऑर्बिटल्स टू डी ऑर्बिटल, द एलिमेंट्स कैन शो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स इनकी हो से। इसमें ना ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो वो चले अभी मैं आपको नेक्स्ट कल जो लेक्चर है ना उसमें आपको दिखा दूंगा सल्फर की, और ये नोट्स में भी ऐड कर दूंगा, इसमें होना चाहिए ऐड इसको। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन चैल्कोजेंस का बनाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, बहरहाल पास पेपर में आज तक वैसे अभी तक आया नहीं है। चलें यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल होता है।